आपको तो ये कानून पारित करना चाहिए जैसे कि केजी से पीजी तक पहले सबको समान शिक्षा मिले, यानी समाज का जो भी है पहले उसको एक समान शिक्षा मिले केजी से पीजी तक, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। आप पहले मौका तो दीजिए। यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए एक पोस्ट निकला, उसमें 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 368 सीट था। अब उसमें करीब 10-12 लाख पीजी किए हुए थे, कई लाखों लोग बीटेक किए हुए थे, कई लोग एमए किए हुए थे। चलते चलते पॉकेट मारिए, जॉब ही है। आप बस में चलिए, किसी का पर्स लूट लीजिए, जॉब ही है। चैन चुराना भी जॉब ही है। बोले भाई सेल्फ एम्प्लॉयड है ना वो। मोदी जी क्या इसको भी जॉब ही कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। आज़ादी के 70-75 साल होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुसंख्यक के साथ जो चीज़ पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूल में बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, आपको वहाँ पे कॉमर्स आर्ट्स साइंस नहीं मिल रहा, वोकेशनल दिया जा रहा है ज़बरदस्ती। आपके जो आका हैं जो चुनाव में आपको पैसा दे के आपको चुनाव जिताते हैं, वो टाटा अंबानी हो, बिरला सिंघानिया हो, जो मर्जी हो, ये जो पूंजीपति हैं वो कल चाहें मोदी को गिरा के राहुल गांधी को खड़ा कर दें या अगले राहुल गांधी को गिरा के केजरीवाल को खड़ा कर दें। इस समय न्यूज़ डिक्शनरी की टीम जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर पे यहाँ पर एक संगठन KYS संगठन का प्रदर्शन हो रहा है। उनका कहना है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये जो नई नीति आई है क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, या इसमें कोई नुक्स है या फिर और क्या। जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, नई शिक्षा नीति, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें नया क्या है। पुरानी जो शिक्षा नीतियाँ रही हैं जो आज़ादी के बाद से ही, उन शिक्षा नीतियों में और आज के शिक्षा नीति में अंतर क्या है। तो जब हम इतिहास देखते हैं पुरानी शिक्षा नीतियों का, वो चाहे कोठारी कमीशन हो या बाकी जितने भी कमीशन उसके बाद आए हैं, उनमें किस तरह की शिक्षा जनता तक देने की बात की गई है। तो हम ये पाते हैं कि पुरानी सारी शिक्षा नीतियों में और इस शिक्षा नीति में, जिसको हम नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, उसमें एक निरंतरता है, कॉमनैलिटी है। और कॉमनैलिटी ये है कि सारी शिक्षा नीति में जो समाज का सबसे निचला हिस्सा है उस तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बातें की गई हैं कि उन तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जब ठोस कदम उठाने की बात करती है, हम जब कहते हैं कि कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया है कि नहीं, तो वो कोई ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो समाज का आज़ादी के बाद से जो समाज का सबसे नीचे का जो हिस्सा था, जिसको हम मजदूर वर्ग कहते हैं, और दलित समाज का जो सबसे निचला हिस्सा है, उन तक बेहतर शिक्षा नहीं पहुंच पाई। ये जो शिक्षा नीति अभी आई है, आप बोल रहे हैं जो समाज का एक कमज़ोर हिस्सा या SC ST बोले या मजदूर वर्ग बोले, तो उनको कैसे नहीं ये शिक्षा नीति फ़ायदा पहुंचाती है। देखिए, आज़ादी के बाद से ही, या हम ये कहें कि आज़ादी के पहले भी, एक जो शिक्षा नीति थी उसमें खाली अमीरों को पढ़ने के लिए मिलता था और बहुसंख्यक जो गरीब है वो शिक्षा से दूर थे। और आज़ादी के बाद हमने यही उम्मीद किया कि नई शिक्षा नीति बनेगी, जो क्योंकि हमारे देश के लोग ही रूल कर रहे हैं, हमारे देश के ही प्रधानमंत्री हैं, अपने जैसे दिखते हैं, अपने जैसे बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए शिक्षा का कानून भी बनाएंगे। परंतु हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा के कानून बने उसमें खाली अमीरों के लिए बनाया गया। दो तरह का शिक्षा नीति रहा इस देश में आज़ादी के बाद से ही, यानी कि अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल और गरीबों के लिए सरकारी स्कूल। या ये कहें कि अमीरों के लिए दून स्कूल, DPS हो गया, मॉडर्न स्कूल हो गया, और गरीबों के लिए चरवाहा स्कूल या सरकारी स्कूल, जिसको लालू यादव अपने बेटे को DPS पढ़ाएं, गरीबों के बच्चों को, वहाँ के बाकी गरीब यादवों के बच्चों को कह रहे हैं कि ठीक है आप चरवाहा विद्यालय पढ़ लो। तो इस तरह का एक शिक्षा नीति रहा। उसी शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी वो कहीं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड पढ़ने, और उनके तहत कई सारी बेटियां होंगी जो गांव के ही दरी पे पढ़ने, यानी अपना स्कूल साथ में लेके जाती थी। वो जो हम बोरी जिसको कहते हैं, चटाई कहते हैं, वो साथ में लेके आती थी, साथ में लेके जाती थी। तो इस तरह की एक शिक्षा नीति रही जिसमें अमीर अच्छे से पढ़ लिया प्राइवेट स्कूल में और गरीबों तक शिक्षा नहीं पहुँची। और वही जब आगे बढ़े, यानी कि उच्च शिक्षा तक पहुँचे, तो वो अंतर हमें आगे भी दिखा। उच्च शिक्षा में भी जो बेहतर, यानी जो स्किल वाले या जो आपको जो श्रम बाज़ार में आपको ऊपर की नौकरियां दिला सके, उन नौकरियों में देश के जो अमीर हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े या
या जो गांव में ये मान लीजिए जो बाद में नवोदय स्कूल बने या केंद्रीय विद्यालय या शहर में जो केंद्रीय विद्यालय और प्रतिभा स्कूल बने, इनके बच्चे आगे बढ़ के गए। और जो बहुसंख्यक जो शहरी मजदूर था या जो गांव में रहने वाला दलित था, वो उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच पाया। और पहुंच पाया तो उनको किस तरह का शिक्षा मिला? वो पहुंचे तो उनको डिस्टेंस का एजुकेशन मिला। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण लें तो अमीरों के बच्चे रेगुलर कॉलेज पढ़े, यानी औपचारिक शिक्षा से पढ़े। गरीबों के बच्चे, क्योंकि गरीबों के बच्चे गए ODL यानी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में। आप यानी कि उनको किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं और पैसे वालों को किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं? एक बोल रहे हैं आप ऑनलाइन और डिस्टेंस, ये सवाल एक तरह से आप बोल सकते हैं बच्चे के मार्क्स और परसेंटेज पे भी तो निर्भर हो सकता है। ये सवाल उठाया जाता है और इस तरह का जवाब, इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ठीक से कोई भी छात्र संगठन दिया है या कोई भी जो टीचर संगठन हो गया जो ये कहते हैं कि शिक्षा में असमानता मिलना चाहिए। पर जब हम ये कहते हैं कि कट ऑफ हमें, जिसकी बात आपने की कि कट ऑफ के माध्यम से हम ब्रिलियंट स्टूडेंट चुनते हैं, हमको कैसे मालूम कि कोई छात्र ब्रिलियंट है कि नहीं है? आप पहले एक समान शिक्षा तो दीजिए। बच्चा जब पैदा होता है, नंगा होता है, उसको कोई सहूर नहीं होता है। हो सकता है पोटी से खेलेगा अपने और तोतला के ही बोलेगा, या हो सकता है बोले भी ना। वो बच्चा चाहे टाटा का हो या चाहे टाटा की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का, दोनों एक ही जैसा पैदा होंगे और दोनों एक ही जैसा चीज़ें करेंगे। ऐसा क्या बदलाव होता है कि एक बच्चा चौथी पाँचवीं में जाएगा तो अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और दूसरे तरह की स्थिति में रहेगा, हो सकता है गालियाँ सीखे। पर और यही चीज़ है। और यानी कि एक को बेहतर परिस्थिति मिल जाती है और बेहतर परिस्थितियों में प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूल, और एक को घटिया परिस्थिति और उसको सरकारी स्कूल। और जब हम हायर एजुकेशन तक जाते हैं तो जब हम कहते हैं कि मेरिटोरियस बच्चे को लेंगे या जो कट ऑफ में आगे आ गया उसको लेंगे, ये कट ऑफ क्यों बना रहे हैं आप? जब आपको तो ये कानून पारित करना चाहिए कि KG से PG तक पहले सबको समान शिक्षा मिले, यानी समाज का जो भी है पहले उसको एक समान शिक्षा मिले KG से PG तक। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। आप पहले मौका तो दीजिए। आपने मौका दिया नहीं, पहले गरीबों को आपने छाट दिया। आपको कैसे मालूम कि जो बच्चा वहाँ गया वो सही में ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और देश की सेवा में करेगा? देश में जितने बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, 12वीं पास का मात्र 23% तो हायर एजुकेशन में जा रहा है। उसका भी जो 12% है वो तो डिस्टेंस से पढ़ रहा है, जहाँ पे उसको घटिया शिक्षा मिल रही है। आप देश का विकास करना चाहते हैं, युवाओं के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप युवाओं को, जितने युवा पढ़ना चाहते हैं उनको सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, औपचारिक शिक्षा मिले, वो आप देना नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार का एक बात और भी आता है, अच्छी शिक्षा के साथ स्किल इंडिया का जो उनका प्रोग्राम था, क्या युवाओं के लिए ये बेहतर साबित नहीं हुआ? अब मुझे पता नहीं चीज़ों को कैसे, स्किल को किस तरह से समझा जा रहा है। पर एक बात ये है, चाय बेचने के लिए कितना स्किल चाहिए? मैं एक उदाहरण लेता हूँ। चाय बेचने के लिए कितना स्किल चाहिए? कोई भी आदमी कहेगा, एकदम साधारण सा लॉजिक लगा के कह देगा, साधारण सा तर्क का इस्तेमाल, ये कॉमन सेंस हम जिसको कहते हैं, वो कॉमन सेंस लगा के कहेगा भैया चाय बनाने आना चाहिए। अब चाय बनाने के लिए अगर, और चाय बेचने के लिए अगर आपसे अंग्रेजी मांगा जाए, 12वीं पास मांगा जाए, तो भैया जाहिर सी बात है जो 12वीं पास नहीं है वो चाय भी नहीं बेच पाएगा। ठीक उसी तरह यूपी में, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए एक पोस्ट निकला, उसमें 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 368 सीट था। अब उसमें करीब 10-12 लाख PG किए हुए थे, कई लाखों लोग BTech किए हुए थे, कई लोग MA किए हुए थे। छोड़ देते हैं इन सब का हम। सबसे ऊंची पढ़ाई कौन सी मानी जाती है? PhD। 3000 PhD होल्डर थे वो। अब जाहिर सी बात है 3000 PhD होल्डर थे, 368 सीट थी, होगा तो एडमिशन 368 का ही। अब इसमें क्या आप ये कहेंगे कि स्किल कम था इसीलिए उन बच्चों को नहीं मिला? लेकिन उसमें एक और भी चीज़ देखी जा सकती है, उसमें कंपटीशन भी तो ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत ही जायज़ सवाल है, पर एक मैं सवाल के माध्यम से ही मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कंपटीशन क्यों है? सवाल तो ये होना चाहिए कंपटीशन क्यों है। हम इस सवाल पे क्यों रुक जाते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए? कंपटीशन है क्यों? हम इस सवाल पे क्यों नहीं जाते हैं? अगर 10वीं में 33% पे लोग पास हुए तो 11वीं में, यानी कि मान लीजिए 60 बच्चे थे 10वीं में, 33% पे पास हुए, सबको 11वीं में दाखिला मिल गया। इसका मतलब कि 60 सीट थी वहाँ पे, और 11वीं में 60 लोग पास हुए और 60 के 60 को 12वीं में एडमिशन मिल गया। इसका मतलब कि 60 सीट थी वहाँ पे। अब भैया जब 12वीं पास हुए हैं
तो 12वीं में पास होने वाले 100 बच्चे हैं, सीट रखा आपने 20, तो जाहिर सी बात है उस 20 सीट पे कंपटीशन होगा। तो लेकिन सरकार ये भी तो बोलती है इतनी नौकरी, हम सरकारी नौकरी किसी को नहीं दे पाएंगे। एक जहाँ तक पिछले बार ये भी बयान सुर्खियों में बना था कि पकौड़ा बेचना भी एक तरह से रोजगारी है। मतलब ऐसे तो आप कई तरह के जॉब क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उदाहरण बहुत ही ऐसे हैं मेरे पास। मतलब आप चलते चलते पॉकेट मारिए, जॉब ही है। आप बस में चलिए, किसी का पर्स लूट लीजिए, जॉब ही है। चैन चुराना भी जॉब ही है। मतलब भाई सेल्फ एम्प्लॉयड है ना वो। मोदी जी क्या इसको भी जॉब ही कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। तो आप चोरी को फिर आप गैर कानूनी कह देंगे तो क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब आप, सरकार होती है देश चलाने के लिए, देश की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, क्योंकि देश की जनता से ही सारा पैसा आ रहा है जो सरकार के पास जा रहा है, और जो सरकार को खर्चा करना चाहिए जनता पे, जो जनता नहीं कर रही है। अब आप उस पर ये कह दे रहे हैं कि भाई अपने आप जॉब ढूंढो, सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी जा सकती है। सवाल तो ये बनता है फिर सरकार वहाँ है किस लिए? सरकार अगर सरकारी नौकरियां नहीं देगी तो क्या प्राइवेट कंपनियों से उम्मीद करेंगे आप क्या अंबानी और टाटा से ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरियां दे? भैया सरकारी है ना जो जनता के पैसे पे चल रही है, और जनता का पैसा ही तो उनके पास जमा है, और आप कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते। आप ये पूछिए कि कैसे नौकरियां दिया जाए, हमें नहीं मालूम है। कैसे मैनेज किया जाए चीज़ों को, हमें नहीं मालूम है, तो हम बताएंगे। क्या यहाँ पे टीचर बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं बीएड करके? अब ये देखा जाए कि क्या स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़ना चाह रहे हैं। आपने स्कूल बंद कर दिए इस वजह से कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे। ज़्यादातर जगह पे दिल्ली हो गया है जहाँ पे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। हरियाणा हो गया, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। कारण यह है कि वहाँ पर सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है। आप नौकरी देना नहीं चाहते हैं, टीचर बेरोजगार घूम रहा है, छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, दीजिए नौकरी। आप बहुत सारे लाइब्रेरियन हो गए, टेक्नीशियन हो गए, कंप्यूटर टेक्नीशियन हो गए, या बाकी सारे स्टाफ हो गए, कर्मचारी हो गए, वो भैया जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे को पढ़ाई मिलेगा, एक चीज़, दूसरा इन लोग को जॉब मिलेगा। ऐसी क्या कारण है कि सरकार इन सब विषयों पे ध्यान ना देकर मुद्दे को भटकाकर दूसरी ओर ले जाती है, जो समाज को बांटने का काम करती है? ये आपने एकदम सही बात कहा कि सरकार के एजेंडे में ये है ही नहीं कि देश की संपूर्ण जनता को बेहतर भविष्य दिया जाए। बेहतर भविष्य में जब हम कहते हैं कि हमारा देश महान है, तो महानता किस तर्ज पे हम लोग, क्या उसका क्राइटेरिया क्या है महान कहने का? क्या हमारे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबको शिक्षा मिल रही है? आज़ादी के 70-75 साल होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुसंख्यक के साथ जो चीज़ पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूल में बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, आपको वहाँ पे कॉमर्स आर्ट्स साइंस नहीं मिल रहा, वोकेशनल दिया जा रहा है ज़बरदस्ती। आप वहाँ पे लोगों को यहाँ पे इलाज नहीं मिल रहा सरकारी हॉस्पिटल में, लोग बिना इलाज के गेट के बाहर दम तोड़ दे रहे हैं। एक बेड पे, आईसीयू में एक बेड पे एक आदमी होना चाहिए, वहाँ 3 लोगों को लिटा चुके हैं आप। वहाँ पे जनरल वार्ड का आप जाके हालत देखिए। आप ये सारी चीज़ें देना नहीं चाह रहे हैं, आप लोगों को नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं, साफ पानी नहीं देना चाह रहे हैं, खाना नहीं देना चाह रहे हैं। आप किस तर्ज पे लोगों को कह रहे हैं कि हम ये बहुत ही महान देश हैं। आज 21वीं सदी में चांद से आप पानी ला रहे हैं, गटर में घुस के किसी को 100 रुपये के लिए अपनी जान दे देना पड़ रहा है। और फिर आप, इसका मतलब ये है ये सारी सुविधा नहीं देना चाह रहे हैं, आप झूठ मूठ का ढिंडोला पीटना चाह रहे हैं किसी दूसरे मुद्दों को लेकर के। ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आप बेहतर सुविधा नहीं देना चाह रहे जनता को, सबको अच्छी सुविधा, अच्छा जीवन नहीं देना चाह रहे हैं। आप खाली पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाना चाह रहे हैं, और ये हमें लगातार इन पॉलिसी में देखा जा रहा है। लगातार जो सरकारी संस्थान उनको बेचे जा रहा है, वो शिक्षण संस्थान क्यों ना हो, वो हेल्थ फैसिलिटी हो, वो पानी हो, खाना हो। किसान कानून लेकर के आपने किसानों अपने अनाज के, जो अनाज सरकार के हाथ में होना था, आज आपने वो भी पूंजीपतियों को दे दिया है। अब तो यानी कि गरीब खाना भी ठीक से नहीं खा पाए। 215 रुपये लीटर आपने पेट्रोल कर दिया है। आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? यानी आप ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, क्योंकि आपको आपके जो आका हैं, जो चुनाव में आपको पैसा दे देके आपको चुनाव जिताते हैं, वो टाटा अंबानी हो, बिरला सिंघानिया हो, जो मर्जी हो, ये जो पूंजीपति हैं वो कल चाहें मोदी को गिरा के राहुल गांधी को खड़ा कर दें, या अगले
राहुल गांधी को गिरा के केजरीवाल को खड़ा कर दें। इनकी नीति ये है कि खाली मुनाफा कमाएं, वो मुनाफा चाहे जनता देश की मरती रहे, जनता देश के बिना इलाज के मरे, बिना नौकरी के मरे, चाहे आत्महत्या करे, उससे अमीरों को, देश के पूंजीपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही इन्हीं पूंजीपतियों का हित ये सरकार देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ KYS संगठन से जुड़े बहुत सारे साथी थे और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा नीति को लेकर और तमाम वो मुद्दे जो देश में अभी उभर रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। अभी हम जंतर मंतर पर हैं, जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।